गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपना थर्मोकेमिस्ट्री ख़त्म हो गया था। यूनिट फर्स्ट अपनी ख़त्म हो चुकी है, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट। आज अपन स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स सेकंड। थर्मोडायनेमिक्स सेकंड। यूनिट सेकंड में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले अपन ये देखते हैं कि सेकंड लॉ देने की जरूरत क्यों पड़ी, कि कुछ लिमिटेशन होंगी फर्स्ट लॉ की, इसीलिए सेकंड लॉ देने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि जो फर्स्ट लॉ अपन ने पढ़ा था उसकी क्या लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, देखो एक तो क्या था, फर्स्ट लॉ ने सबसे पहले सिर्फ एक रिलेशन बताया था Q और W के बीच में, डेल्टा E इज इक्वल्स टू Q प्लस W, हीट और वर्क में। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो जो हीट है उसकी फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट नहीं बताया कि वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी। कि ऐसा भी हो सकता है कि आइस से निकली हुई जो हीट है, क्या वो अपन यूज में, क्या वो हीट किसी चीज़ को ट्रांसफर करने के काम आ सकती है, कि आइस से जो हीट निकल रही है वो पानी को गर्म कर दे, ऐसा हो सकता है। मतलब बात ये है कि वो उसने ये नहीं बताया कि हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी हीट फ्लो होगी या कोल्ड से हॉट भी हो सकती है, या जैसे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ रिएक्शन जाएगी, या लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, किस तरफ जो हीट का जो फ्लो है वो किस तरफ होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। वाटर जो है वो हमेशा ऊपर से नीचे गिरता है, नीचे से ऊपर अगर हमें उसको चढ़ाना है तो हमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अपने आप जो प्रोसेस है वो किस डायरेक्शन में होना चाहेगा उसकी कोई बात फर्स्ट लॉ ने नहीं करी। मींस हमें फर्स्ट लॉ ने डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन सिर्फ एक रिलेशन बताया हीट और वर्क के बीच में, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में हीट का फ्लो होगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, दूसरा जो फर्स्ट लॉ है उसने कोई ऐसी बात नहीं करी स्पॉन्टेनिटी की। स्पॉन्टेनिटी मतलब जो प्रोसेस अपने आप हो, जिसको बाहर से किसी एनर्जी की जरूरत न हो, स्वतः जो प्रोसेस हो, खुद ही हो। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की कि वो प्रोसेस खुद हो रहा है या बाहर से उसको एनर्जी देनी पड़ रही है, ऐसी कोई बात फर्स्ट लॉ ने नहीं करी। ठीक है, तो सेकेंड जो है वो स्पॉन्टेनिटी जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या नहीं उसकी भी बात फर्स्ट लॉ ने नहीं करी। ठीक है, थर्ड जो लिमिटेशन है वो क्या है। थर्ड ये है कि फर्स्ट लॉ ने ये बोला कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये देखा गया कि हीट ऐसी एनर्जी है जिसे हम कंप्लीटली किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जितनी आपने हीट दी उतना हमें वर्क नहीं मिलेगा, कुछ हीट लॉस हो जाएगी, पूरी की पूरी हीट दी हुई दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं की जा सकती। तो ये जो तीन है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, स्पॉन्टेनिटी, प्रोसेस अपने आप होगा या बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा, और heat cannot be converted completely into other form of energy, heat cannot be completely converted into other form of energy। ओके, ये तीन लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ भी पूछा जा सकता है। सेकेंड लॉ जो है उसने ज्यादातर, देखो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पहली तो बात उसने करी स्पॉन्टेनिटी की, कि कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो अपने आप होना चाहते हैं, जिसे बाहर से किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। जैसे पानी है, वो हमेशा ऊपर से नीचे अपने आप फ्लो हो जाएगा, लेकिन हम नीचे से पानी को ऊपर चढ़ाना चाहते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। हीट का फ्लो हॉट बॉडी से लोअर कोल्डर बॉडी की तरफ होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और ये तब तक होते हैं जब तक कि कोई इक्विलिब्रियम की कंडीशन ना आ जाए। आपने एक रॉड का बहुत एग्जांपल पढ़ा होगा कि एक तरफ रॉड को गर्म करते हैं तो उसका दूसरा हिस्सा भी
अपने आप गर्म हो जाता है, क्योंकि हॉट से कोल्ड की तरफ हीट जाएगा तब तक जब तक कि वो पूरा जो रॉड है उसका टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, तब जब तक इक्विलिब्रियम की कंडीशन ना आ जाए। तो ये है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अपन पढ़ेंगे। एक तो स्पॉन्टेनिटी की बात है ना, और दूसरा स्पॉन्टेनिटी की जब बात आती है तो आपको पता है डेल्टा जी, जिन प्रोसेस का डेल्टा जी नेगेटिव होता है वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। और आपने एक रिलेशन पढ़ा है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एस और डेल्टा एच का भी बहुत इफेक्ट आता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पे। आपको पता है डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। डेल्टा एस अगर पॉजिटिव होगा, एंट्रोपी बढ़ेगी, तो वो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। जितने भी नेचुरल प्रोसेस, प्रकृति में जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सारे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हैं, ठीक है, और वो सब इरिवर्सेबल हैं, वो वापस रिवर्स नहीं किए जा सकते। जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो सब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हैं और इरिवर्सेबल हैं। ओके, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस एंड इरिवर्सेबल। तो इस यूनिट में अपन डेल्टा जी के भी कुछ रिलेशन पढ़ेंगे, डेल्टा एस एंट्रोपी के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले लेकिन अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के से पहले वो है कार्नोट साइकिल। देखो कार्नोट साइकिल क्यों दी गई, ये जो मैंने लास्ट लाइन बताई है लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें लास्ट में मैंने बोला कि हीट को अपन कंप्लीटली किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते पूरी तरीके से। इसको जस्टिफाई करने के लिए, इसी चीज को बताने के लिए कार्नोट साइकिल दी गई थी। कार्नोट साइकिल जो होती है, कार्नोट साइकिल जो होती है वो एक रिवर्सेबल साइक्लिक प्रोसेस है। रिवर्सेबल मतलब छोटी छोटी, मैं आपको रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल का डिफरेंस बता चुकी हूँ। काम जो होगा वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल स्टेप्स में काम होगा, छोटी छोटी स्टेप्स में काम होगा। और आपको पता है रिवर्सिबल प्रोसेस के से जब कोई काम होता है तो हमें जो वर्क मिलता है वो वर्क क्या होता है, मैक्सिमम वर्क होता है। तो कार्नोट साइकिल जो है वो एक रिवर्सेबल साइक्लिक प्रोसेस है। ये 4 स्टेप में होता है। पहली स्टेप होती है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरी स्टेप होती है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरी स्टेप होती है आइसोथर्मल, 2 तो होंगे एक्सपेंशन, और फिर क्या होगा, फिर होगा कॉम्प्रेशन, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, और फोर्थ होता है एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। ये 4 स्टेप्स में ये साइकिल कंप्लीट होती है। और ये जैसे यहां से स्टार्ट किया, मान लो अपन ने, पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, और फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन। इस तरह से ये एक साइकिल हुई। ऐसे मल्टीपल स्टेप में होगी, ऐसी बहुत सारी स्टेप होंगी। ये वापस साइकिल चली, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे मल्टीपल, फिर वापस साइकिल चली, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, ऐसे रिवर्सिबल होती है ये साइकिल, एक ही स्टेप में नहीं होती, मल्टीपल स्टेप्स में काम होता है और हमें मैक्सिमम वर्क मिलता है। तो ये साइकिल नेक्स्ट लेक्चर में अपन अच्छे से पढ़ेंगे पूरा इसका डिटेल, कि किस तरह से ये जस्टिफाई कर पाती है कि जो हीट है, जो हीट हम देते हैं उसको, वो जितनी आप हीट दोगे उतना वर्क आपको ऑब्टेन नहीं होगा। अब ये जो 4 स्टेप्स में है, इनमें आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या है। वैसे तो देखो यूनिट फर्स्ट में अपन ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार मैं आपको वापस बता देती हूँ। आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो होता है, क्योंकि आइसोथर्मल है तो हीट जो होती है वो कांस्टेंट होती है, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। और आपको पता है टेम्परेचर 0, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है किसी चीज़ का, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है, वॉल्यूम का नहीं होता। एक्सपेंशन पे वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर 0 होगा तो क्या होगी, इंटरनल एनर्जी जिसे कि डेल यू, वो भी 0 होगी। और आपको पता है अपना रिलेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसका, इंटरनल एनर्जी को E भी लिख सकते हैं, डेल्टा E इज इक्वल्स टू Q प्लस W। तो अगर इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगी तो यहाँ पे क्या बचेगा, इज इक्वल्स टू Q प्लस W, दैट इज Q इज इक्वल्स टू माइनस W, ठीक है।
और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो नेगेटिव वर्क होता है वो वर्क होता है एक्सपेंशन वाला, और जो पॉजिटिव वर्क होता है वो वर्क होता है कंप्रेशन वाला। ये सारी चीजें आपको ध्यान रहनी चाहिए, तो ही आपको कार्नोट साइकिल समझ में आएगी। एडियाबैटिक प्रोसेस में देखो आप, एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब हीट का एक्सचेंज जीरो, तो जो आपका हीट का एक्सचेंज है वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा E इज इक्वल्स टू Q प्लस W, ठीक है। Q जीरो हो जाएगा तो डेल्टा E किसके इक्वल हो जाएगा, W के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से आइसोथर्मल कंप्रेशन, इसमें भी कंडीशन वही रहेगी। ये आपको इतनी चीजें ध्यान होनी चाहिए इस साइकिल को पूरा समझने के लिए। प्लस जो भी हीट एब्जॉर्ब की जाती है, सिस्टम लेता है जिस हीट को, वो हीट पॉजिटिव होती है, सिस्टम देता है वो हीट नेगेटिव होती है। एक्सपेंशन में क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम और वो वर्क नेगेटिव होता है। और कंप्रेशन में क्योंकि सिस्टम पे काम किया जा रहा है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे काम किया जा रहा है तो वो वर्क जो होता है कंप्रेशन वर्क, वो क्या होता है, पॉजिटिव आता है। ये सारी चीजें अपन थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, आप इनको साथ में देखना ताकि ये साइकिल आपको समझ में आ सके।